नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवनिया। जी हाँ, भारत की और मध्य प्रदेश में एक ऐसा फैसला वापस सामने आया है जिसकी वर्षों से धार के लोगों को जो है इंतजार था और आज वही हुआ कि धार की भोजशाला का फैसला जो है उच्च न्यायालय में आया है। इस पूरे मामले में जो सूत्रधार थे, इस पूरे मामले की जो सबसे पहले याचिका लगाने वाले थे, लखनऊ से हमारे साथ है कुलदीप जी तिवारी, जिनके द्वारा ये याचिका लगाई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप जी, सबसे पहले बताएं कि आप लखनऊ से धार कैसे कनेक्ट हुए और आपके मन में कैसे जिज्ञासा आई कि भोजशाला भी एक जगह है और इसके लिए हमें जो है याचिकाएं लगाना चाहिए या इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए? ये मेरे लिए आपका ये प्रश्न एक भावनात्मक प्रश्न है, क्योंकि मैं आज माता रानी के दरबार में बैठा हूँ और मतलब प्रणाम करता हूँ माता को कि उन्होंने मुझे चुना। तो वास्तव में मेरे लिए एक भावुक पल है आपका प्रश्न। मैंने जब 19 फरवरी 2021 को ज्ञानवापी की याचिका लगाई, ज्ञानवापी का मुकदमा संख्या 350/2021, तो उसके बाद में मेरे मन में सहसा एक प्रश्न उठा कि अब हम कौन से प्रतीक चिन्हों पे या मान बिंदुओं पे या भारतीय संस्कृति के आस्था के ऐसे कौन से केंद्र हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। हमारा ये मतलब नहीं है कि हमको मंदिर वापस चाहिए। हमारा मतलब है कि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण होना चाहिए और वो विश्वास जागृत हो युवाओं के मन में कि अपने धार्मिक प्रतीक स्थलों का और जो हमारे मंदिर हैं उनको वापस रिक्लेम करना असंभव नहीं है। तो इस भावना के साथ जब मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे सोशल मीडिया पे एक पोस्टर दिखा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जुलाई का महीना था वो, तो मुझे पोस्टर दिखा कि उसमें सफ़ेद रंग के पोस्टर में नीले रंग से लिखा था कि भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अब मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि ऐसी कौन सी जगह है भारत में रहते हुए कि जहाँ पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो उस जिज्ञासा के अंतर्गत जब मैंने थोड़ा सा और अध्ययन किया, तो क्योंकि मैं लखनऊ में रहता था, तो लखनऊ में मुझे मध्य प्रदेश से संपर्क करना, भोजशाला में संपर्क स्थापित करना थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन किसी प्रकार में भोजशाला रिसर्च करते हुए, लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए मैं भोजशाला जब आया तो भोजशाला के लोगों ने अपनी जब व्यथा बताई और उन्होंने भोजशाला का जो इतिहास बताया, तो वो मुझे बड़ा दुखद लगा और मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक अंदर से वो जो करुणा के भाव कि क्या हम यही हमारा भारत है, क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा भारत है जहाँ पे हिंदुओं के प्रतीक स्थल हैं और जो धार्मिक जो आपका जो हवन कुंड है, जो यज्ञ स्थल है जो हमारा, तो इस पे यज्ञशाला पे वजू हो रहा है और जो माता वाग्देवी का जो गर्भगृह है मंदिर का, तो वहाँ पर जूते पहन के खड़े होकर नमाज पढ़ाई जा रही है, मंदिर परिसर के अंदर थूका जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है। तो वास्तव में एक दयनीय स्थिति थी। तो मेरे अंदर पीड़ा हुई, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए कुछ काम करना आवश्यक है, किया जाए। तो फिर धीरे धीरे हमने इस पे अध्ययन शुरू किया। फिर धार के लोगों को हमने सहयोग लिया, जो यहाँ की समिति थी उनके लोगों को हमने सहयोग लिया और हमको अच्छा लगा कि सबने सहयोग किया। तो फिर धीरे धीरे अब एक ये चुनौती आई कि अब इसको लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ के भी कुछ लोग थे, उनके मन में उन्होंने प्रश्न किया कि भाई आप वकील कौन सा करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि वो चिंता ना करिए, वो मेरा हेडेक है, वो मैं कर लूँगा। मैंने कहा कि देखिए, जो काशी की लड़ाई है तो उसको हमारे अधिवक्ता आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, तो वो उस लड़ाई को अधिवक्ता के रूप में रख रहे हैं और हम लोग याचिका करता हैं और वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा, उनसे निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब, भोजशाला का एक विषय है, तो क्या आप इसको करेंगे? तो बोले भोजशाला का तो मुझे पता नहीं है, तो अभी क्या कैसे करना है? तो मैंने कहा उसकी आप चिंता ना करिए, कागज पत्तर मैं सब उपलब्ध कराऊंगा, सारे साक्ष्य दूंगा, आप तो बस अधिवक्ता वाला रोल निभा करके आप तो बढ़िया से इसको करिए, क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपका जो विशिष्टता है इस काम को लेकर के, उस काम को और समाज को लाभ प्राप्त। खैर, वो मुकदमा ड्राफ्ट हुआ और सारी चीजें हुई। फिर ये बात आई कि याचिकाकर्ता कौन कौन रखे जाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि देखिए, ये एक PIL है और ये जनहित का विषय है, तो अकेले कुलदीप तिवारी लेकर के चले आए तो वो एक संभव नहीं है। तो जनहित में फिर हमने याचिकाकर्ता ढूंढने की बात हुई। तो फिर हमारे आदरणीय एक हमारे भाई साहब हैं, HP तिवारी जी, जबलपुर से हैं, मैंने उनको फोन मिलाया। मैंने कहा कि भाई साहब, ऐसा ऐसा विषय है, आपको याचिकाकर्ता बना रहा हूँ, आपका ना आप करेंगे उस विषय को साथ में? तो बोले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम भी जुड़ेंगे इस पे। तो फिर उनको जोड़ा गया, HP तिवारी जी को मेरे द्वारा। फिर ये तय हुआ कि याचिकाएं 2 लगाई जाए, अलग अलग लगाई जाए, तो थोड़ा सा एक रणनीति होती है, वो उस पर वो रणनीति। तो उसके अंतर्गत ये हुआ कि कुछ और याचिकाओं को भी जोड़ा जाए।
तो हमने धार के यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो समिति थी, तो उनसे भी हमने निवेदन किया कि हमको स्थानीय 5 लोग दिए जाएं, लेकिन वो स्थानीय 5 लोग किसी कारणवश नहीं मिल पाए। अब क्या कारण था, उस समय की परिस्थितियां क्या थी वो अलग की बात है, जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन 5 लोग जब नहीं मिले यहाँ से तो हमको ढूंढना पड़ा। तो हमने फिर अलग अलग जगह से, भोपाल से, हमारी एक बहन है आदरणीय, हमारी बहन जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्ष हैं, और वो संगठन हमारा ही है, तो उसके अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री जी, तो वो ज्ञानवापी में भी हमारे साथ पिटिशनर हैं और वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी पिटिशनर हैं। तो मैंने उनसे भी कहा, बातचीत हुई, क्योंकि हम लोग साथ के, ये तो कहने का कोई विषय नहीं था। तो ये हुआ कि गौशाला में तो वो भी जुड़ना है, उनको भी जुड़ना है, जाहिर सी बात है, जब मैं आ रहा हूँ तो उनको भी आना है। तो इसके बाद ये हुआ कि नहीं, हमको लोकल मध्य प्रदेश की भी चाहिए, तो फिर भोपाल से एक व्यक्ति चुने गए और तय किया गया, और इस तरीके से धार से भी एक लोकल व्यक्ति हमने तय किया। हमारे आशीष जनक जी हैं भोपाल में, तो उनसे हमने कहा, निवेदन किया कि भाई हमारा परिचय कम है, आप ही हमको लोकल व्यक्ति दे दो। तो आशीष जनक जी जो धार के हैं, भोपाल के हैं, उन्होंने एक धार के व्यक्ति का नंबर दिया, बोले इनको भी जोड़ लो। तो मैंने कहा भाई भटके ना रास्ते से। खैर, इस तरीके से करते करते हम लोग जुड़े और अंततः इन सबको हमने याचिकाओं में लिया, और फिर 2 मई 2022 को याचिका हुई। पहली याचिका जो डाली गई वो 10/484/2022 कुलदीप तिवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वो डाली गई। उसमें मांग रखी गई कि माता वाग्देवी की मूर्ति को वहां से, लंदन से यहाँ वापस लिया जाए और गौशाला हिंदुओं को समर्पित किया जाए। इस तरीके से मांग रखते हुए, और जो ASI का 2003 का ऑर्डर है उसे क्वेश्चन किया जाए। और इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर याचिका डाली गई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से 10/497/2022। तो इस तरीके से हमारा जो इस तरीके से हमारा याचिकाओं का जो दौर है वो आगे बढ़ा। आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि उन याचिकाओं पर निर्णय आ गया। वो ऐतिहासिक समय जिस पे हमने संकल्प लिया था, और वो हमारा जो संकल्प है वो सिद्धि की ओर बढ़ चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो आज पूरे समाज के लिए गौरव का दिन है, और मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है कि माता वाग्देवी ने मुझको बुलाया, इस काम के लिए चुना। क्योंकि गौशाला का फैसला आ चुका है, मंदिर की घोषणा हो गई है, और आप लोगों का उसमें अहम रोल रहा है। कुलदीप जी ने काफ़ी मेहनत की है, और हरिशंकर जी, विष्णु शंकर जी की टीम ने मेहनत की है। यानी ये हम जो आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो इस गौशाला के प्रकरण के मुख्य याचिकाकर्ता है कुलदीप तिवारी। अभी जानकारी मिली है कि अभी आपने 2 और प्रतिवेदन दाखिल किए हैं, वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, और वो हमने ASI को और जो कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है और जो स्टेट की जो संबंधित अथॉरिटीज हैं, शासन प्रशासन, उन सबको हमने एक साथ वो प्रत्यावेदन दिया है। प्रत्यावेदन का पर्पज ये है कि पहला फैसला आया है 15 मई को, और जो 18 मई को पहला प्रत्यावेदन दिया कि केंद्र सरकार आदेश का, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाने भारत और यहाँ पर गौशाला में स्थापित कराने के लिए जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को तेज करे, और जो भी राजनीतिक या कूटनीतिक जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण करके मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया जाए, क्योंकि हमारा आस्था का विषय है। पहला प्रत्यावेदन है। आप प्रश्न करें। क्योंकि लंदन की जो मूर्ति की जो प्रक्रिया है उसको लाने में काफी समय लगेगा, तो उसके लिए कोई दूसरा विकल्प? बिल्कुल, ये विकल्प मतलब आप ये समझिए कि लगभग 2011 के आसपास की बात है, जब यहाँ के भक्तों ने और यहाँ जो आंदोलनकारी लोग थे, मैं उन आंदोलनकारियों का और धार के समाज का, और जिन्होंने गौशाला के लिए बलिदान दिया, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। वो मेरे लिए पूज्य हैं, और वास्तविक जो इस विजय का श्रेय जाता है वो धार के आंदोलनकारियों को, जो बलिदान हुए, जिन्होंने लाठियां खाई, उनको ही जाता है। तो उन लोगों ने 2011 के आसपास में एक अष्ट धातु की एक मूर्ति बनवाई थी वैकल्पिक रूप से। नवल किशोर शर्मा जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अष्ट धातु की मूर्ति इस समय ग्वालियर में एक प्रभात राय स्टूडियो है, तो तो प्रभात राय स्टूडियो में वो मूर्ति रखी हुई है, और वो इसी पर्पज से बनाई गई थी, वैकल्पिक रूप से वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जाए। लेकिन उस समय की जो भी शासन प्रशासन व्यवस्था थी, मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई और वो ग्वालियर में संरक्षित कर दी गई। तो हमारा ये निवेदन है ASI से भी, और जो कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, तो जो भी संबंधित अथॉरिटीज हैं, कि ग्वालियर की उस मूर्ति को, अष्टधातु की बहुत ही सुंदर, मैंने देखी है मूर्ति, तो ग्वालियर में जो अष्टधातु की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति, लगभग मेरे ख्याल से 350 किलो की, और 3.5 फीट से 4 फीट 3.5 फीट से 4 फीट की हाइट की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। उसको वैकल्पिक रूप से यहाँ गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाए, और क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया है। हिंदू समाज हमेशा से मानता रहा कि गौशाला है, लेकिन न्यायालय की मुहर लग चुकी है, तो अब यहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता जिससे हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ किया जाए। तो जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होती है, तब तक मन में हमारे वो टीस अभी भी, हमारी विजय अभी भी अधूरी है। तो अभी अगर केंद्र सरकार को लंदन से मूर्ति लाने में समय लग
रहा है तो वैकल्पिक मूर्ति ग्वालियर से ला करके यहाँ स्थापित की जाए पूरी विधि विधान और सम्मान के साथ में, तो हिंदू आस्था का सम्मान किया जाए और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाए। तो ये न्याय संगत, कानून संगत मैं बात कह रहा हूँ। तो ये आपका अच्छा प्रयास हुआ, आपने प्रतिवेदन दाखिल किया है। दूसरा प्रतिवेदन है जी, एक और प्रतिवेदन, हाँ, जो आपने प्रश्न किया था। जी, जी। दूसरा प्रतिवेदन है, उस पर भी बात करनी बहुत आवश्यक है। देखिए, दूसरा प्रतिवेदन हमने 19 मई को दिया। अब जब क्योंकि निर्णय आ चुका है और ये मंदिर है, तो आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस है कि मंदिर के अंदर ये जो मेहराब बनी हुई है जो गर्भगृह के ऊपर, और उस पे लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा पूजने योग्य नहीं है, क्या आप इसका कोई औचित्य है? और क्या एएसआई को या जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को, जो भी संबंधित एजेंसीज हैं, उनको क्या ये स्वतः इस पे काम नहीं करना चाहिए? एक हफ्ते के ऊपर का समय बीत गया, 15 तारीख को निर्णय आया था, आज हम 22 तारीख में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरी मांग ये है कि ये जो मेहराब बनी हुई है, जिसको एएसआई ने भी माना है कि ये बाद में चिपकाई गई, ये अलग से आकृति है, उसके ऊपर लिखा है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है, तो ये सनातन आस्था का, माता वाग्देवी का, हम भक्तों का अपमान है और न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवमानना है। इसको तुरंत इस मेहराब को हटाया जाए। मंदिर में किसी प्रकार की आयतें कुरानिक या आयतुल कुर्सी का कोई काम नहीं है। दूसरा जो प्रत्यावेदन का हिस्सा है कि दाहिनी तरफ गर्भगृह के बगल में ही एक वो सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है। वो जो सीढ़ी नुमा आकृति है, तो उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, कुरानिक आयत लिखी हुई है। सीढ़ी नुमा आकृति के ऊपर जाकर के सिंहासन बना, उस सिंहासन में आक्रांता बैठता था। आप ही बताइए, माता वाग्देवी के गर्भगृह के ऊपर, माता वाग्देवी के ऊपर कोई सिंहासन बना हुआ है? क्या हिंदू धर्म ये स्वीकार करेगा? क्या ये मंदिर की गरिमा के अनुरूप है? तो क्योंकि मंदिर है तो मंदिर की गरिमा का अनुपालन किया जाए, इसलिए उसको भी एएसआई को प्रक्रिया के अंतर्गत उसे भी हटाया जाए। तीसरा जो मेरा इसका महत्वपूर्ण जो मांग है इस प्रत्यावेदन की, कि ये जो दहलीज बनी हुई है बाहर, तो जैसे हम भोजशाला में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार की दहलीज में एक मूर्ति है जो उल्टा करके रखी गई है, और वो इसलिए रखी गई थी कि हिंदू लोग आएंगे या मुसलमान इसमें आएंगे या विजिटर्स इस पे आएंगे, जब तक ये मंदिर का फैसला नहीं हुआ था, तो वहां पर आएंगे, उस पर चढ़ेंगे और उसके ऊपर पैरों से कुचलते हुए, अपमानित करते हुए जाएंगे। तो वो मूर्ति, अब तो मंदिर हो गया ना, हम लोगों को पता है तो हम उस पर पैर नहीं रखते, हम लोग उसको लांग करके जाते हैं। तो अब उस मूर्ति को हटाया जाए। तमाम जो भोजशाला के अंदर उल्टे पत्थर रखे हैं, एक इंटरनल सर्वे कर लिया जाए एएसआई के द्वारा कि उन मूर्तियों को, उन पत्थरों को, उन प्रतीक चिन्हों को, ओम है, स्वास्तिक बना हुआ है, जहां जहां ऐसे चिन्ह हैं उनको संरक्षित कर दिया जाए। एक म्यूजियम बनाया जाए भोजशाला के अंदर ही, और उसको जो है संरक्षित करके वहां पर पूरी आस्था के साथ, विधि विधान के साथ रखा जाए। मांडू में और जो धार फोर्ट में कुछ मूर्तियां अवशेष रखें, उनको भी भोजशाला में लाके स्थापित किया जाए, जिससे भारतीय समाज अपने इतिहास को, भोजशाला के इतिहास को पहचान सके कि कितना अत्याचार हुआ है, कौन कौन से मूर्तियां तोड़ी गई, कब कब अत्याचार हुआ है, वो अवशेष कैसे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो एएसआई है और जिला प्रशासन है, संबंधित एजेंसीज है, इनको इस पर तत्काल काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आज कल रात में 8:30 बजे आज लगी, बृहस्पतिवार वाली दिन, आज शुक्रवार है, तो अभी तक तो आपने, जिला प्रशासन इस बात पे सुस्त है। मैं एक बात के लिए जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, और कानून व्यवस्था के अनुपालन के लिए हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को, दोनों को सामंजस्य बिठा करके आपस में काम करना चाहिए। तो आप कुलदीप जी तिवारी थे जिन्होंने जो है अभी 2 प्रतिवेदन भोजशाला के निर्णय आने के बाद दिए हैं, जिसमें कि भोजशाला का जो गर्भगृह है वहां पर जो मेहराब बनी है, उस मेहराब के लिए जो है उनने जो लगाई है कि मेहराब को हटाई जाए। वहीं गर्भगृह के पास में एक सीढ़ी नुमा एक जगह बनी है, वहां पर भी उर्दू में कुछ शिलालेख लिखे हुए, उनको भी जो हटाने की उन्होंने बात कही है। वहीं भोजशाला का जो मुख्य द्वार है वहां पर भी पत्थरों पे कोई मूर्तियां दबी होने की इन्होंने जो बात कही है, तो आपने उन सभी के लिए प्रतिवेदन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप जी तिवारी, और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।